अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रशियन हाउस। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो कि रशिया में करेंटली पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, और उनका एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। असद जलाल हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ करेंटली स्टडिंग इन मॉस्को, और इनकी बहुत अच्छी जर्नी मुझे लगी। मास्टर्स उन्होंने यहाँ से किया है, पीएचडी भी यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ साथ विजिटिंग फैकल्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज के दिन हम इनसे पूछेंगे कि इनकी कैसी जर्नी रही, इन्होंने रशिया क्यों सिलेक्ट किया जबकि ये और भी बहुत सारी कंट्रीज जा सकते थे। तो आज के दिन हम असद जलाल से बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी हम ऐसी वीडियोस बनाएं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो असद जलाल, थैंक यू सो मच। आपका आपका बेइंतहा शुक्रिया कि एक इंतहाई हेक्टिक स्केजुअल और टाइम जोन के डिफरेंस के बावजूद भी आपने जो है टाइम निकाला इसके लिए। तो असद जलाल साहब, प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करिए सर। मेरा नाम असद जलाल है। मैं स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ, स्वात पाकिस्तान से। आपने नाम सुना होगा स्वात का। हम्म। और अभी मैं मॉस्को में हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। और मॉस्को में मास्टर्स भी किए मैंने। बैचलर मैंने पाकिस्तान से की, और फिर इधर आ गया रशियन लैंग्वेज और मास्टर के लिए। फिर एक साल बाद फिर पाकिस्तान चला गया, और इसके बाद दोबारा पीएचडी के लिए आ गया 2022 में, एक साल पहले। तो अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ टूरिज्म में, और मॉस्को में रहता हूँ। आपके जो क्वेश्चंस है आप बता सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करें जो इधर आना चाहते हैं। श्योर, बिल्कुल। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी रिस्पॉन्स है उनको जो है एड्रेस करने के लिए ईमेल मौजूद है, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए मौजूद है। तो आप जब चाहे हमें रीच कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपकी क्यूरी है कोई भी रशिया से रिलेटेड, तो वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड असद साहब, पहले तो ये मुझे बताइए सर कि आपने रशिया क्यों सिलेक्ट किया। मुझे लगता है कि आपके बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि आप जा सकते थे, लेकिन वाई यू स्पेसिफिकली चूज रशिया, जबकि एक बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस भी है, लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो काइंडली गाइड कीजिए कि वाई यू सिलेक्टेड रशिया। ये मैं आपको बताऊंगा। अभी जब मैं बैचलर्स में था लास्ट ईयर में, तो मैंने अप्लाई किया रशियन स्टेट स्कॉलरशिप को, जो रशियन हाउस इन कराची जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं। और मैंने वैसे रैंडमली अप्लाई किया, पता नहीं मुझे पसंद था रशिया। इधर एक फ्रेंड रह चुका था स्वाद से, उसने हम्म। एमडी की थी यहाँ से। तो वो भी बातें कर रहा था रशिया का, मॉस्को के बारे में। तो मैंने बस वैसे अप्लाई किया, और उस साल मैंने स्पेन को अप्लाई किया था, तुर्की बुर्सलार स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था, हम्म। सीएससी चाइना को भी अप्लाई किया था। मैं तकरीबन 3-4 में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो लेकिन रशिया में बस वैसे सेलेक्ट किया, बस पसंद था, वैसे सेलेक्ट किया। स्कॉलरशिप था ना, फुली फंडेड। तो फिर टेस्ट था हमारा सिलेक्शन के लिए, एन टेस्ट, गेट टेस्ट मैंने दिया था हम्म। 2018 में। मेरा लास्ट सेमेस्टर था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हुआ था उसी टेस्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन मेरा मैं वाइट स्टूडेंट था जो मास्टर के लिए जा रहा था टूरिज्म में। तो बस लकीली मैं सेलेक्ट हो गया, और मैं फिर आ गया मॉस्को रशियन लैंग्वेज के लिए। एक साल मैंने लैंग्वेज पढ़ी, और इसके बाद मैंने अपना मास्टर जो है वो स्टार्ट किया। और 2018 में मैं आ गया था, तो 19 में मैंने मास्टर स्टार्ट किया, और 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ। बहुत अच्छी इनकी मुझे जर्नी ये भी लगी। पर्सनली मैंने इनसे कई मरतबा बातें भी की हैं, और ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे एक्सप्लेन किया था कि इनकी ओवरऑल जो थी वो मॉस्को में कैसी जर्नी रही। और मजीद ये है कि ये जिस स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं ये करंटली रशियन कल्चर सेंटर ऑफर करता है। इसको एजुकेशनल रशिया स्कॉलरशिप कहते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि एक साल का आपने प्रिपरेटरी कोर्स किया, तो अभी जो आप मास्टर्स कर रहे हैं वो क्या इंग्लिश में कर रहे हैं या फिर रशियन लैंग्वेज में से कर रहे हैं। नहीं, मैंने जो एमएस किया था मास्टर, वो मिक्स था। वो कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थी, कुछ रशियन में थी। हम्म। लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। हम्म। और अभी पीएचडी भी मिक्स है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, कुछ रशियन में है। तो
अलबत्ता मास्टर के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मास्टर में बहुत सी सब्जेक्ट्स है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जो MS इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर करती है, जैसा कि HSC यूनिवर्सिटी है, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मॉस्को, हम्म। और स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाले सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो MS इंग्लिश में ऑफर करती है, और अनफॉर्चुनेटली ठीक है। बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो बैचलर इंग्लिश में ऑफर करती है। लेकिन मास्टर तकरीबन मैं कहूँगा कि हर सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं मास्को के अंदर, क्योंकि मास्को इज द वन सिटी जहाँ पर मोर देन 73 यूनिवर्सिटीज है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए अपनी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पर लेबर लॉज पढ़ना है तो उसकी एक अपनी यूनिवर्सिटी है। आपको अगर हाँ हाँ। सोशल साइंस पढ़ना है तो वहां पर एक अलग है। फिजिक्स वालों के लिए एक अलग ही डेडिकेटेड बनाई हुई है। और जहां तक बात कर हाँ रही जा रही है HSE, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इट ऑल्सो ऑफर्ड प्रोग्राम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। मॉस्को के हाँ, अंदर बिल्कुल बिल्कुल। आपका ओवरऑल जो था वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है वैसे? Moscow is the best city for student in the world। हम्म। वजह ये है कि इधर दो तीन चीजें जो बहुत पसंद है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इधर रेसिज्म नहीं है पाकिस्तानियों के लिए खासकर, और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत कम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो यहाँ पर रेसिज्म नहीं है, यहाँ पर बहुत फ्रेंडली लोग हैं। मतलब किसी का दूसरे में काम ही नहीं होता। मतलब जिस तरह यूरोप या अमेरिका या और कंट्रीज में होता है कि पाकिस्तानियों को मतलब नीच नज़र से देखते हैं, तो यहाँ पर वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एकोमोडेशन है, तो हर यूनिवर्सिटी अगर आप सेल्फ पेमेंट पे आते हैं या स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो एकोमोडेशन तकरीबन फ्री होता है। पाकिस्तानी 3,000 रुपये तक लेते हैं। जी बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि 1,000 से लेकर 1,500 जो रूबल्स होते हैं उसके बीच में अकोमोडेशन होता है। क्या ये बात सच है? और 1,000 अगर रूबल्स की बात करें तो तकरीबन 3,500 रुपये बनते हैं। इतनी कम कॉस्ट के अंदर क्या वाकई में अकोमोडेशन मिल जाती है? नहीं, इस इससे भी कम मिलता है। जिधर मैं ओह। मास्टर कर रहा था उधर मैं तकरीबन 750 रुपये देता था, 750 रूबल, सॉरी। तो ऑनेस्टली बस। स्पीकिंग बहुत, ये तो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है ऑनेस्टली। और अगर आप हाँ यूरोप की बात करें तो वहां पर तो ऐसी आपको इतनी इतनी सब्सिडाइज्ड आपको चीजें नहीं मिल सकती ऑनेस्टली। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मॉस्को में स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री होता है, तकरीबन फ्री होता है। दैट्स नाइस। मॉस्को मेट्रो जो है वो दुनिया में भी बहुत फेमस है। या बहुत तकरीबन ज्यादा। 400 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है। वो सब फ्री होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा बसेस होते हैं, तकरीबन मोर देन 10,000 बसेस आर गोइंग एवरी टाइम इन डे टाइम, वो भी फ्री होते हैं। इसके अलावा ट्रेम्स होते हैं जो छोटे रेल होते हैं जो रोड्स के दरमियान हम्म। चलते हैं। तो ये बिल्कुल। सब जो मास को ट्रांसपोर्ट जो होता है ये तकरीबन फ्री होता है। इसके पाकिस्तानी तकरीबन 2,000 रुपये होते हैं पर मंथ, तो ये कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ तो इसमें खैर। तो 3-4 लीटर पेट्रोल मिलते हैं आजकल पाकिस्तान में। आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल इन्फ्लेशन के हाँ। हिसाब से तो इतना ही पड़ता है। अगर सब्सिडाइज्ड आप लोगों को देखें, एक स्टूडेंट को सबसे दो चीज़ों के सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। नंबर वन, एक हॉस्टल का मिलना। अगर उसके पास हॉस्टल अच्छा नहीं है, जिसके अंदर वो अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज नहीं कर पाए, एक ये चैलेंज आता है। तो अगर आपके पास, आपको गवर्नमेंट ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, हॉस्टल आपको प्रोवाइड करे। दूसरा, आपको जो है अकोमोडेशन के बाद जो आता है सबसे बड़ा चैलेंज, वो आता है आपके ट्रांसपोर्ट का। अगर आप मिसाल के तौर पर, आपको आपकी मल्टीपल जो है टाइमिंग्स में क्लासेस हैं और आपको इस वक्त जाना है, तो फिर एक सबसे बेहतरीन आसान हल यही है कि आप ट्रैम ले लीजिए, माशरुत का ले लीजिए, जो कि बहुत कॉमन है रशिया के अंदर। एक एक सम सॉर्ट ऑफ हाँ एक मिनी बस टाइप की होती है। और हाँ, इसके बाद ये है कि मेट्रो आप ले लीजिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और बच्चे बहुत इजीली सरवाइव कर लेते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। दूसरी अच्छी बात ये है मॉस्को के बारे में कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, तो जी बिल्कुल, मेरे जहन ठीक में है। भी यही है। लेकिन अगर हम खुराक की बात करें, फूड की बात करें, बिल्कुल। ग्रोसरीज,
वो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान से भी सस्ते है इधर। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूध 50 रुपये से लेके 60 रुपये तक 1 लीटर मिलता है। अगर चिकन की बात करें हलाल, तो तकरीबन फिर है एक पूरा चिकन हलाल। और बाकी फ्रूट्स वगैरह ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर अपने नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही इंपोर्ट बात करते है। हैं दूसरी कंट्रीज से। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इधर अगर कोई स्टडी के लिए आते हैं, उसका सिर्फ खुराक का खर्चा होगा बस। बाकी हम्म। सब तो फ्री जैसा है। बिल्कुल सही एकोमोडेशन कहा। और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल। 20 रुपए में कवर होते हैं पाकिस्तानी। एक तो सिर्फ स्टीरियो। खुराक का, और जी। खुराक का एक मसला है कि जी। स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं। जी। क्योंकि बाहर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और ये बहुत कम है। हम्म। तो इधर अगर कोई स्टूडेंट आता है, तो उनको चाहिए कि उनको कुकिंग आती हो। ये जो जितनी भी फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं, सब्सिडाइज अकोमोडेशन, मेट्रो का, ये सारी चीजें जो हैं, क्या सब बच्चों को मिलती हैं या फिर उन तमाम बच्चों को मिलती हैं जिनके बाद स्कॉलरशिप होती है? नहीं, ये सब स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अगर वो फॉरेनर्स हो या रशियंस हो या स्कॉलरशिप पे हो या बैचलर या मास्टर्स या पीएचडी। अच्छी बात यह है कि ये लोग जो है बहुत ही आप लोगों को सब्सिडाइज चीजें देते हैं। और जब किसी स्टूडेंट की ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो अपने टाइम बहुत इजीली देता है अपनी स्टडीज को, कंसंट्रेट मजीद करता है, क्योंकि उसकी जब बेसिक चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो फिर उसका माइंड जो होगा वो काफी रिलैक्स हो जाएगा इसके ऊपर। आपने मास्टर्स प्रोग्राम में कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, और अभी करंटली जो पीएचडी कर रहे हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में? इस स्कॉलरशिप में ये ऑप्शन होते हैं, जो रशियन स्टेट स्कॉलरशिप है, जो एजुकेशन इन रशिया.com वाला स्कॉलरशिप है। इसमें आप 6 यूनिवर्सिटियां सेलेक्ट कर सकते हैं। और ठीक हर है। सिटी में आप 2 यूनिवर्सिटियां अपनी चॉइस की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपका एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आता है, तो वो प्रायोरिटीज के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी को भेजते हैं आपका एप्लीकेशन। तो मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज की थी कि इधर मास्टर्स ऑफ टूरिज्म था, और ये मास्को के अंदर भी था, तो वो फर्स्ट चूज उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, लैंग्वेज के लिए भी और एमएस के लिए भी। बाकी आप जो यूनिवर्सिटी चाहे, जिस सिटी में भी चाहे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर सिटी में 2-2 यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए ये यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट नहीं की थी। असल में एक मसला हो गया था पीएचडी में। पीएचडी स्कॉलरशिप थोड़ा मुश्किल से मिलता है, उसमें ये प्रपोजल और इसका मसला होता है। बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटीज मैंने सेलेक्ट की थी, उसका डेडलाइन ऑलरेडी खत्म हो चुका था, एंड हो चुका था। तो फिर मैंने मिनिस्टर वालों को बताया कि आप मुझे अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी दे, जो भी हो। तो मुझे यहाँ पर भेज दिया एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल रिलेशन यूनिवर्सिटी में। तो ठीक है। इधर मेरा फील्ड था टूरिज्म। तो अभी मैं इधर पीएचडी कर रहा हूँ। अभी 1 साल कंप्लीट हुआ, अभी इंशाल्लाह सेकंड ईयर स्टार्ट होगा पीएचडी का। आप जो है पीएचडी कर रहे हैं, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पीएचडी जो है उसमें काफी आपका कोर्स वर्क भी लगता है, रिसर्च प्रपोजल्स भी बनते हैं, यू हैव टू डू वेरियस टाइप ऑफ पब्लिकेशंस, और फिर उसके बाद आपका डिफेंस होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, इट्स नॉट एन ईजी। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और थैंक हम यू। दूसरे क्वेश्चन पर भी चलते हैं। रशिया में पढ़ने के लिए क्या आइल्स की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। रशिया में अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, तो अगर आपने बीएस इंग्लिश में किया हो, तो बस यही इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए। हाँ, अगर ठीक किसी है। ने किया है, स्कॉलरशिप के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वैसे कंपलसरी नहीं है, मतलब इसके बगैर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट, तो भी चलता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट इशू होता है ना, उसका नाम होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी हाँ, इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर जाना चाह रहा हूँ ना, तो उसके अंदर होता हाँ ये है कि आपको बिल्कुल। ये इशू करवाना होता है। आइल्स जो है वो हाँ, आइल्स जो है वो इतना कंपलसरी नहीं है मॉस्को के लिए। ठीक है। मॉस्को में अच्छा, एक मिनट। अब इसके बाद दूसरा सवाल आता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टडिंग। असद जलाल, मुझे एक बात बताइए, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है मॉस्को में, ये क्या
कि ये कितनी होती है पर मंथ, अगर हम बात करें एक एवरेज स्टूडेंट की? अगर स्टूडेंट इधर रहना चाहते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो हम्म। जैसा कि मैंने बता दिया कि एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट का तो तकरीबन 5,000 रुपये चलेगा, पाकिस्तानी 5,000 रुपये। ठीक है। इसके अलावा जो ग्रॉसरीज है वो भी इतने एक्सपेंसिव नहीं है, वो तकरीबन पाकिस्तान जैसे या पाकिस्तान से सस्ती मिलते हैं। तो ये सब मिला के तकरीबन पाकिस्तानी 20-25 हजार रुपये चलेंगे पर मंथ, अगर कोई गुजारा करता है। वो तो डिपेंड करता है ना, आपके बंदा। लाइफस्टाइल पर होता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है हाँ आपके। बिल्कुल, अगर आप खुद पकाना चाहते हो तो 20-25 हजार रुपये काफी है। बिल्कुल, मतलब लेस देन 10,000 रूबल्स के अंदर आप बहुत इजीली हाँ अपना गुजार सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा ये चीज एज अ प्रूफ के तौर पर एक्सप्लेन करना चाहता था कि रशिया कितना बजट फ्रेंडली है जब स्टूडेंट जाता है वहां पर पढ़ने के लिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनसे बात करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू रशिया में, बिकॉज सबसे ज्यादा आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट के, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुका हूँ, तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। क्या स्टूडेंट जो है यहाँ पर जॉब कर सकता है मॉस्को सिटी के अंदर? अकॉर्डिंग टू रशियन लॉ आप लीगली जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हम्म। अगर कोई आपको जॉब ऑफर करे, एक बात है, अगर आपकी क्लासेस है तो उस टाइम आप जॉब नहीं कर सकते। और बिल्कुल। फ्री टाइम में आप जो भी जॉब है आप लीगली जॉब कर सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि यहाँ पर एक तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला है। लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, रशियन लैंग्वेज। ठीक है। तो इधर अगर कोई आ भी जाते हैं तो एक साल तकरीबन उनको जॉब के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि यार मैं जाऊंगा और मैं डायरेक्टली जॉब स्टार्ट करूंगा। ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती, फिर रेस्टोरेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुरियर का जॉब कर सकते हैं अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है, इसके लिए भी मस्ट है। तो इसमें तकरीबन आप 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं पर मंथ। तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। दैट साउंड्स प्रीटी मच गुड ऑनेस्टली, बिकॉज ये चीजें जो हैं वो बच्चों को पता नहीं होती कि देखें रशियन लैंग्वेज जो होती है वो वहाँ पर ज्यादा बोली जाती है। एंड अगर आप लोग ये लोग समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से आपका गुजारा हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए रशियन कल्चर सेंटर जो उन्होंने अपने लैंग्वेज कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है फॉर्म लिख है, आप जरूर वो उसको फिल कीजिए। आपको पढ़ाने वाली जो होंगी वो रशियन स्पीकर होंगी, तो आपको बहुत इजीली जो है प्रोनाउंसिएशन और जो भी फाउंडेशन होती है, अ, ये सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी और यू विल लाइक इट ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने खुद रशियन कल्चर सेंटर से जो है वो लैंग्वेज कोर्स किया है। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मल्टी कल्चरल होता है ऑफ कोर्स, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड यू विल केम टू लर्न वेरी इन वेरी डिफरेंट वे। असद, मुझे एक बात बताइए, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको ये रशियन स्टेट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि एजुकेशन रशिया स्कॉलरशिप आज के दौर में इसको कहा जाता है, ये आपको पता कैसे चला और इस स्कॉलरशिप ने आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव्स के लिए? ये स्कॉलरशिप तो मेरे टाइम में 2018 में ये रशिया डॉट स्टडी वेबसाइट था। रशिया डॉट स्टडी इसका हम्म। अभी अभी एजुकेशन इन रशिया है। तो ये मैंने खुद सर्च किया था, मतलब किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया था, या बस मैंने पर्सनली बस सर्च किया था और हम्म। उसे अप्लाई किया था। और ये नॉर्मली दिसंबर में स्टार्ट होता है और फरवरी तक डेडलाइन होती है, तकरीबन बिल्कुल। 3 महीने। आ, तो फर्स्ट इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स के लिए आपको पासपोर्ट और जो आपकी बीएस डिग्री है या मास्टर डिग्री है वो अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद सेकंड स्टेप फिर होता है, फिर उसमें आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मली इसमें फिर स्टेप 3 में आपका जो एप्लीकेशन है वो कराची से इधर आता है मॉस्को में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। यहाँ से फिर यूनिवर्सिटीज को भेजते हैं, तो फिर यहाँ से सिलेक्शन होती है। तो इस प्रोसेस में तकरीबन 6-7 महीने लगते हैं। मतलब अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपका वीज़ा अगस्त टू सितंबर तक आ जाएगा। कौन कौन से ऐसे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें सबमिट करने होते हैं? अगर आप फर्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे तो सेकंड स्टेप में आपसे 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स चाहिए। फर्स्ट एचआईवी सर्टिफिकेट होता है जो हम्म। एड्स का होता है। ठीक है। और दूसरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। हम्म।
वो आपको RCSC वाले रशियन हाउस जो है कराची में, तो फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ से बिल्कुल। करना है। हाँ, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए बस, फिजिकल फिटनेस और HIV। क्या कोई ट्रांसलेशन की भी रिक्वायर्ड होती है क्या? हाँ, ट्रांसलेशन इज मस्ट। ट्रांसलेशन 4 डॉक्यूमेंट्स का आपको मस्ट करना पड़ेगा, बल्कि 5 डॉक्यूमेंट्स का। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट ट्रांसलेशन, सही है। और वो भी नोटराइज ट्रांसलेशन, जो नोटराइज होगा, जो RCSC और रशिया में एक्सेप्ट होगा। दूसरा आपका जो डिग्री होता है, सर्टिफिकेट, तो सही डिग्री, है। ट्रांसक्रिप्ट, HIV सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स स्टेज 2 में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसके बगैर सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। जब आप इन स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करते हो ना, जब आप फर्स्ट स्टेज जो होता है वो क्लियर कर लेते हो, सेकंड स्टेज में आपको एक ईमेल आती है रशियन कल्चर सेंटर की तरफ से, यू हैव बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड फर्स्ट स्टेज, और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और काइंडली ये आप लोगों से मैं जरूर करूंगा, अगर आप फ्यूचर के अंदर ये स्टेप लेने जाएं तो ऑथराइज ट्रांसलेटर जो होते हैं आप उनसे करवाइए। जो ट्रांसलेटर होता है वो ऑथेंटिक हो, उसकी अपनी स्टैंप होनी चाहिए, इट शुड ऑल्सो हैव इट्स ओन लेटर हेड। वरना तो आपको पता है कि गूगल एन से भी लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है रशियन स्टूडेंट वीज़ा के एक्सेप्टेंस के हवाले से। इज इट ट्रू कि रशियन स्टूडेंट वीज़ा के एक्सेप्टेंस रेशो कम है? इसके बारे में तो कहूँगा कि 50-50 है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं। और हम्म। वैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है, तो वहाँ पर वीज़ा रेशो जो है वो मैं कहूँगा कि लो है। और कराची में जो कंसुलेट है वहाँ पर तो बस मैं कहूँगा 100% है। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा के लिए, आ, एक तो पासपोर्ट है, दूसरी ये हम्म। ट्रांसलेशन जो आप करवाएंगे ये चाहिए, ये 5 ट्रांसलेशंस। इसके अलावा आपको, अगर आप सेलेक्ट हुए स्कॉलरशिप पे, या अगर आप फुल सेल्फ पेमेंट पे आते हैं, तो आपको यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, एडमिशन लेटर हम कहते हैं, तो वो चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, तकरीबन 7-8 लाख रुपए मिनिमम। अच्छा, और आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, मुझे गाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है और ये कौन कराता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये अगर आप फॉर एग्जांपल मॉस्को में या रशिया में अप्लाई करते हैं सेल्फ बेसिस पे, हम्म। तो आप फीस मतलब जमा करके फिर ये यूनिवर्सिटी वाले एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मींस एडमिशन, हम्म। एडमिशन लेटर। उसमें ये होता है कि ये स्टूडेंट है, इसने ये फीस सबमिट की है, और ये हमारा स्टूडेंट है, तो सिंपली इट्स जस्ट एन एडमिशन लेटर। हाँ, रशियन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें तो एक पासपोर्ट होता है, और जो ट्रांसलेशन है, 5 ट्रांसलेशन जो मैंने बताई, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट्स दो। इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए अपने लोकल पुलिस स्टेशन से, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तकरीबन 7-8 लाख रुपए मिनिमम। और एडमिशन लेटर चाहिए आपको। अगर ठीक है। आप सेल्फ पेमेंट, सेल्फ बेसिस पे एडमिशन करते हैं, तो वो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ईमेल करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप पे है, तो फिर आपको ऑनलाइन आपको एक ID मिल जाएगी, अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो उसमें आप आपको अंदर मिल सकते हैं। तो वो वीज़े के लिए इनाफ है। इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एक वीज़ा इनविटेशन नंबर आएगा, आप उसकी बेसिस पे हम्म। अप्लाई कर सकते हैं फिर वीज़े के लिए। और वीज़े के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो वेबसाइट होता है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। तो उसमें आपको किसी एजेंट या किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, आपको खुद अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती। बिल्कुल सही कहा अगर आपको आपने। कोई हेल्प चाहिए तो आप RCSC वालों से भी रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग जब चाहें हमें रीच कर सकते हैं इन बिजनेस आवर्स, और ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट को अच्छी तरीके से गाइड कर सकें, उनको असिस्ट कर सकें कि कोई भी ऐसी स्टेप जिसके अंदर वो लैग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हम एट द टाइम फॉर इनकाउंटर कर लें। ईमेल आपके पास मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, जब चाहें आप रीच कर सकते हैं। दोस्तों, सेशन को वाइंड अप करते हैं और आखिरी सवाल इनसे पूछते हैं कि आप, वो बच्चे जो कि
रशिया में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, आप उनको क्या एडवाइस करोगे? स्टूडेंट्स को, खासकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉस्को में मैं तकरीबन 4-5 साल तक रह चुका हूँ एज अ स्टूडेंट। अभी हम्म। भी मैं पीएचडी कैंडिडेट हूँ। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, मैं ये बताऊंगा कि मॉस्को इज़ द बेस्ट सिटी फॉर एजुकेशन। आपको पता है इन द बिगिनिंग बहुत डिफिकल्टीज होती है, खासकर मॉस्को में। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1 साल जो है वो लैंग्वेज में ही होगा ना। तो अपना टाइम और फोकस जो है वो रशियन लैंग्वेज पे लगाए। बात यह है कि उस फर्स्ट साल में आप घूमते फिरते भी है, आप आपका वैसे जॉब नहीं होता, बस लैंग्वेज क्लासेस होते हैं और बाकी आप घूम फिर सकते हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी पार्क से और टूरिज्म और एक्सकर्जन के लिए बहुत अच्छी जगह है। एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी जो आते हैं यहाँ पर, तो मैं एक बात बताऊंगा आपको कि यहाँ रशियन की जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। सही। खासकर अगर आप इधर आना चाहते हैं, अगर आपने वीज़ा लिया तो आपको वीडियोस या इंटरनेट पे देखना होगा कि रशिया या मॉस्को के अंदर क्या क्या लॉस है, क्या डू है, क्या डोंट्स है। ये आपको पहले से, आप जिधर भी जाना चाहते हैं, आपको पहले से वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप पढ़ ले, समझ ले। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान नहीं है, अगर आपने इधर कोई गलती की या कोई 2 नंबर काम किया तो उसकी सजा आपको हो सकती है। इन द एंड मैं ये कहूँगा कि मॉस्को इज द बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स। सबसे अच्छी बात है ये, सबसे अच्छी बात, अगर आप इधर एमएस के लिए आना चाहते हैं, स्पेशली फॉर इन इंग्लिश कोर्सेज, तो उसमें आप इजीली 5 स्केल ले सकते हैं, 5 ग्रेड। यहाँ पर ग्रेड्स का हिसाब होता है, हम्म। 1 2 3 4 5 का। 5 मीन्स एक्सीलेंट। अगर आपने एक्सीलेंट डिग्री ली तो यूनिवर्सिटी वाले आपको रेड डिग्री देंगे और इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 महीने में परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएंगी रशिया की। नाइस, और बहुत इसके अच्छा। बाद 2-3 साल के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। दूसरी बात ये है कि फ्यूचर में अगर कोई इधर आ गया तो अच्छी बात ये है कि आप दूसरी कंट्रीज भी इजीली जा सकते हैं, अगर आप स्किलफुल पर्सन हैं। यहाँ से आप यूएस भी जा सकते हैं बहुत इजीली, यहाँ से आप यूरोप भी जा सकते हैं, यहाँ से दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो एजुकेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। एडवाइस ये है फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कि अप्लाई करें, ट्राई करें, और आई होप कि आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है इधर भी। और या अगर आप पाकिस्तान भी जाए दोबारा तो ये डिग्री पाकिस्तान में भी विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि डिग्री जो है वो एचईसी से रिकग्नाइज नहीं है। ऐसा नहीं है। एचईसी की बात करें, लोमनसोव यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी की बात करें, ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं रशिया के अंदर। अगर मैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी के मैंने नाम ले लिए जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं। टॉम स्टेट हाँ यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो हाँ। ये एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि डिग्री रिकग्नाइज नहीं है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम डिग्रीज जो होती हैं वो रिकग्नाइज होती हैं। अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले एचईसी से भी वेरीफाई कर लीजिए। मैं तो आपको ये कहूंगा, बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है, कंफ्यूजन है। डिग्री अथोराइजेशन या डिग्री अटेस्टेशन के लिए ये प्रोसेस है कि अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की या आपने मास्टर की, तो सबसे हम्म। पहले अगर आपको डिग्री रशियन में मिलता है, नॉर्मली तो रशियन और इंग्लिश दोनों में मिलता है। अगर आपको रशियन में मिलता है तो आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा इंग्लिश में, रशियन टू इंग्लिश में। बिल्कुल। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करना पड़ेगा और फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्ट करना पड़ेगा। फिर जब आप पाकिस्तान जाए तो वहाँ पर आप एचईसी इक्विवेलेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एचईसी से कि
this student has completed his master from this university and this is equivalent to master in Pakistan. तो वो बिल्कुल मैंने खुद किया है ना, तो कोई मसला बिल्कुल। नहीं होता रिकग्निशन में। वो स्टूडेंट जिसने अपना पूरा प्रोसेस खुद ही किया है और ये सारी चीजें हर्डल से ऑब्स्टेकल से गुजरे हैं, तो उनको ही ज्यादा पता है। और मेरे नजदीक ये है कि असद जलाल ही ये बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, जब भी मैंने आज का इंटरव्यू उनके साथ रखा है। तो सर असद, आपका बहुत शुक्रिया। आई होप आपका पीएचडी जल्द से जल्द कंप्लीट हो और आपको परमानेंट रेजिडेंसी जरूर मिले। और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करा है, बिकॉज यू आर स्टिल हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स एंड मोटिवेटिंग देम टू गो टू रशिया फॉर देयर हायर स्टडीज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ असद आपका कि आपने अपने इस हेक्टिक स्केड्यूल के अंदर से जो है अपना टाइम निकाला, और ये है कि फ्यूचर के अंदर भी मैं आपके साथ कोलैब करता रहूंगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की कीमती टाइम का। और ये है कि मजीद सक्सेस स्टोरीज आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी ऐसी हम वीडियोस बनाएं आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलता चले। तो मैं मिलूंगा एक इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।